दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। मैं इमरान खान हूं। ट्रक चलाते हुए 15 साल हो चुके हैं। मैंने मौत को कई बार पास से देखा है, लेकिन कभी डर मेरे दिल में घर नहीं कर पाया। कश्मीर हाईवे पर निकलने से पहले भी मैं यही सोच रहा था कि लोग बेवजह इस सड़क को बदनाम करते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन डरावना? मुझे ऐसा नहीं लगता था। उस दिन शाम के 4 बजे मैंने नगरोटा से ट्रक निकाला। सेब से भरा ट्रक था। समय पर पहुंचना जरूरी था। मेरे साथ क्लीनर शकील बैठा था, जो बार बार बेचैन होकर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे सड़क ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी और भारी होती गई। पहाड़ों के बीच सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने आवाजें निगल ली हों। मोबाइल नेटवर्क कब गायब हुआ पता ही नहीं चला। रेडियो पर आवाज आती जाती रही। पटनी टॉप के पास पहुंचते पहुंचते कोहरा उतर आया। उसी वक्त पहली बार दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। सड़क के मोड़ पर अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। हेडलाइट की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। शकील ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कहा, मत रोको, यहां लोग ठीक नहीं होते। लेकिन इंसानियत भारी पड़ गई। मैंने ट्रक रोका और शीशा नीचे किया। आवाज दी, बहन क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उस पल जो मैंने देखा वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वो आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैंने तुरंत शीशा चढ़ाया और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शीशे में देखा तो वो औरत गायब थी। ऐसे नहीं कि पीछे रह गई हो, बल्कि जैसे कभी थी ही नहीं। शकील रोने लगा, बोला, भैया मैंने कहा था। अब मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सोचा थकान का असर होगा। आगे बढ़ते रहे। बनिहाल टनल के पास पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। टनल से पहले सड़क सुनसान थी। अचानक ट्रक का इंजन झटका मारकर बंद हो गया। मैंने कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुआ। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर पहाड़, नीचे गहरी खाई। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। लगा जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला। शकील सीट के नीचे दुबक गया। आवाज ट्रक के पास आकर रुक गई। फिर किसी ने धीरे धीरे ट्रक के बॉडी पर हाथ फेरा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे नाखून लोहे पर रगड़ रहे हों। मेरी सांस अटक गई। तभी ड्राइवर साइड के शीशे पर जोर से थप्पड़ पड़ा। पूरा ट्रक हिल गया। शकील चीख पड़ा। मैंने आंखें बंद कर लीं और दुआ पड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मैंने हिम्मत करके आंख खोली। बाहर कुछ नहीं था। उसी पल इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक दौड़ा दिया। टनल पार करते समय मुझे लगा जैसे पीछे सीट पर कोई बैठा है। रियर मिरर में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी। पूरा शरीर सुन्न हो गया। श्रीनगर पहुंचने तक हम दोनों ने एक शब्द नहीं बोला। जब फल मंडी में ट्रक रोका तब जाकर हिम्मत लौटी। शकील ने उतरते ही उल्टी कर दी। मैं भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अगले दिन पता चला कि जिस जगह हमने ट्रक रोका था वहां सालों पहले एक बस खाई में गिरी थी। कई लोग मरे थे, जिनमें एक औरत भी थी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। स्थानीय ड्राइवरों ने बताया कि वहां रात में गाड़ी रोकने वाले ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ अजीब जरूर देखते हैं। उस दिन के बाद मैंने कश्मीर हाईवे पर रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज भी जब पहाड़ों की तस्वीर देखता हूं तो मुझे वो खाली आंखें याद आ जाती हैं, जो शायद अब भी किसी और ड्राइवर का इंतजार कर रही हैं। श्रीनगर की फल मंडी से निकलने के बाद मैं सीधा ट्रक यार्ड गया। उस रात नींद तो नहीं आई, लेकिन आंखें बंद करते ही वही सफेद कपड़ों वाली औरत सामने खड़ी दिखती रही। शकील ने उसी रात फैसला कर लिया कि अब वो मेरे साथ कश्मीर रूट पर काम नहीं करेगा। सुबह सुबह उसने अपना सामान उठाया और बोला, भैया जान प्यारी है। मैं उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि दिल के किसी कोने में मैं भी डर चुका था। 3 दिन बाद कंपनी से फोन आया। वापस जम्मू के लिए माल लोड करना था। मैंने मना करना चाहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम ऐसा होता है, ना कहो तो रोजी चली जाती है। इस बार मैं अकेला था। दिन में ही निकलने का फैसला किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बनिहाल की तरफ बढ़ा, दिल फिर भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता मुझे पहचानता हो। दोपहर के करीब 2 बजे मैं उसी जगह से गुजरा जहां पिछली बार इंजन बंद हुआ था। इस बार सब सामान्य था। धूप थी, कुछ गाड़ियां भी आ जा रही थीं। मैंने खुद को समझाया कि रात का वहम था, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई चैनल नहीं, बस हल्की सी फुसफुसाहट। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाज किसी औरत की लग रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया, फिर भी आवाज आती रही, जैसे सीधे कानों में उतर रही हो। टनल से निकलते ही मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी। सड़क पर गाड़ियां कम हो गईं। तभी सामने एक पुराना ट्रक दिखा, बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा। वही रंग, वही बॉडी।
वो धीरे धीरे चल रहा था। मैंने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जितनी रफ्तार बढ़ाता वो ट्रक भी बढ़ा देता। अजीब बात यह थी कि उसके पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। अचानक वो ट्रक एक मोड़ पर गायब हो गया। मैंने ब्रेक मारे। सामने सड़क खाली थी। वहां कोई दूसरी सड़क भी नहीं थी जहां वो मुड़ सके। पसीना ठंडा पड़ गया। उसी वक्त मुझे पीछे से किसी के बैठने का एहसास हुआ। साफ लगा कि कोई सीट पर वजन डालकर बैठा है। मैंने मिरर में देखा, पीछे वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा इस बार साफ दिख रहा था, पीला, जला हुआ, आंखों से पानी नहीं बल्कि काला साया बह रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए, आवाज गले में फंस गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुक क्यों नहीं गए थे उस रात? मैं चीख भी नहीं पाया, बस ट्रक दौड़ाता रहा। अचानक उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर रख दी। बर्फ जैसी ठंडक शरीर में दौड़ गई। मुझे लगा अब सब खत्म। तभी सामने चेकपोस्ट दिखी। आर्मी की लाइटें चमक रही थीं। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, वो औरत गायब हो गई। मैं सीट से गिर पड़ा। जवान दौड़ कर आए, उन्होंने पानी दिया। जब मैंने उन्हें सब बताया तो एक जवान ने गंभीर होकर कहा, आप अकेले नहीं हैं, इस रोड पर कई ड्राइवरों ने यही देखा है। उस दिन पहली बार मुझे यकीन हो गया कि कश्मीर हाईवे सिर्फ पहाड़ों की सड़क नहीं है, बल्कि उन आत्माओं का रास्ता है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। आर्मी चेकपोस्ट से निकलने के बाद मैं काफी देर तक ट्रक में ही बैठा रहा। हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न हो चुके थे। जवानों ने कहा कि थोड़ा आराम कर लो, लेकिन मुझे वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, मन में एक ही डर था, अगर वो फिर आ गई तो? रात होने लगी थी और पहाड़ों के बीच अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। हेडलाइट की रोशनी सड़क को चीरती हुई आगे जा रही थी, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। कुछ किलोमीटर आगे जाकर ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। एक्सीलरेटर दबा रहा था, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़ रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई लटका हुआ है, जैसे भारी बोझ खींच रहा हो। मैंने शीशे से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ काला साया दिख रहा था, कोई शक्ल नहीं। हवा में सड़न की बदबू घुल गई, वही बदबू जो किसी पुराने सड़े हुए कपड़े से आती है। अचानक ट्रक के केबिन में ठंड बढ़ गई। मेरी सांस धुएं की तरह दिखने लगी। रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज साफ थी, औरत की आवाज, रोती हुई, हमें छोड़कर क्यों भागे? मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने जोर से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। उसी पल किसी ने ड्राइवर साइड के कंधे पर हाथ रखा। बहुत भारी हाथ था। हिम्मत करके मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर गीलेपन का निशान था, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। लाइट जल रही थी। मैंने बिना सोचे ट्रक मोड़ दिया। ढाबे पर दो बूढ़े लोग बैठे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, तू वही है ना जो उस रात रुका नहीं था? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आप कैसे जानते हो? एक बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया कि सालों से इस हाईवे पर एक औरत भटक रही है। जो भी उसे अनदेखा करता है वो उसके साथ सफर करती है। जिंदा नहीं, पर पूरी तरह मरी भी नहीं। मैंने रात वहीं ट्रक में बिताई। सुबह जब उठा तो ट्रक के पीछे हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लोहे को पकड़ रखा हो। ढाबे वाले ने कहा कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ और पीछे मत देखना। मैंने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही आखिरी मोड़ पार किया, मुझे लगा कोई पीछे खड़ा है। मैंने नहीं देखा। कसम खा ली कि अब कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। जम्मू पहुंचकर मैंने ट्रांसपोर्ट मालिक से सब कह दिया। उसने चुपचाप मेरी बात सुनी और बोला, इसलिए पुराने ड्राइवर रात में इस रूट पर नहीं जाते। उस दिन के बाद मैंने कश्मीर हाईवे छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब रात में ट्रक की आवाज सुनता हूं तो लगता है वो औरत अब भी किसी ड्राइवर की सीट खाली होने का इंतजार कर रही है। कश्मीर हाईवे छोड़ने का फैसला मैंने गुस्से या डर में नहीं लिया था, बल्कि मजबूरी में लिया था। लेकिन किस्मत शायद मुझे पूरी सच्चाई दिखाए बिना छोड़ना नहीं चाहती थी। जम्मू लौटने के 2 महीने बाद मुझे रात में अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही सड़क, वही मोड़, वही कोहरा और वही औरत। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो पीछे नहीं बैठी होती थी, बल्कि ड्राइविंग सीट पर होती थी और मैं बगल में बैठा सिर्फ देख रहा होता था। उसकी आंखें इस बार खाली नहीं थीं, उनमें दर्द था, गुस्सा था। एक रात नींद खुली तो महसूस हुआ कि ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आ रही है। पसीने में भीगा हुआ बाहर निकला तो देखा मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन केबिन की लाइट जल रही थी। अंदर कोई नहीं था। जब केबिन खोला तो सीट पर मिट्टी और सूखे पत्ते पड़े थे, जैसे कोई पहाड़ी जगह से सीधे आकर बैठा हो। उसी पल मेरे कान के पास फुसफुसाहट हुई, रास्ता अधूरा है। मैंने सोचा अब ये वहम हद से आगे बढ़ रहा है। अगले दिन मैं उसी ढाबे पर गया जहां पार्ट 3 में रुका था। बूढ़ा ढाबे वाला मुझे देखते ही पहचान गया। उसने बिना पूछे कहा, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है,
जब तक उसकी कहानी पूरी नहीं होगी तब तक। मैंने पूछा, कौन थी वो? उसने बताया, लगभग 15 साल पहले सर्दियों की रात में एक सेब से भरा ट्रक बनिहाल के पास फिसल गया था। ट्रक पलट गया, ड्राइवर मर गया, लेकिन उसकी बीवी जिंदा थी। उसने मदद के लिए कई गाड़ियों को रोका, मगर डर या जल्दी में किसी ने नहीं रोका। सुबह उसकी लाश मिली, ठंड से जमी हुई सड़क किनारे खड़ी। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे पैरों से जान निकल गई, क्योंकि उस औरत का हुलिया बिल्कुल वही था जो मैंने देखा था। सफेद कपड़े, खुले बाल। उसने कहा, जो ड्राइवर उसे अनदेखा करता है वो उसकी आखिरी सवारी बन जाता है। उसी रात मुझे फोन आया शकील का। आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भैया, मैंने फिर से कश्मीर रूट पकड़ लिया और वो मेरे ट्रक में है। फोन अचानक कट गया। मैं जानता था अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर मैं सच में जिंदा रहना चाहता था तो मुझे उसी सड़क पर वापस जाना था जहां से ये सब शुरू हुआ था। डर के बावजूद मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रात थी, पहाड़ वही थे और हवा में वही सन्नाटा। लेकिन इस बार मैं भाग नहीं रहा था। इस बार मैं सच का सामना करने जा रहा था। जैसे ही बनिहाल का इलाका शुरू हुआ, हेडलाइट में मुझे शकील का ट्रक दिखा। खड़ा हुआ, दरवाजा खुला, इंजन चालू। मैं रुका, ट्रक के अंदर झांका। सीट खाली थी। तभी पीछे से वही ठंडी सांस मेरी गर्दन से टकराई और एक जानी पहचानी आवाज आई, अब तुम रुके हो। उस आवाज ने जैसे मेरी रीढ़ में बर्फ उतार दी। मैं पलटा नहीं, क्योंकि जानता था कि अगर पीछे देखा तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। सामने शकील का ट्रक खड़ा था। हेडलाइट जल रही थी, इंजन चल रहा था, लेकिन ड्राइवर सीट खाली। रात इतनी खामोश थी कि मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे कदम रखा। जैसे ही जमीन पर पैर रखा, मुझे लगा किसी ने मेरी एड़ी पकड़ ली हो। झटके से पैर खींचा, कुछ नहीं था, लेकिन जूतों पर कीचड़ और खून के मिले जुले निशान थे। मैं शकील के ट्रक के पास पहुंचा। दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर से तेज सड़न आ रही थी। सीट पर उसका मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई। आखिरी कॉल मेरी ही थी। उसी पल ट्रक के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। भैया, वो शकील की आवाज थी। मैं चीखा, शकील। आवाज ट्रक के नीचे से आने लगी। मैंने नीचे झांका, वहां कुछ नहीं था, लेकिन सड़क पर खिंचाव के निशान थे, जैसे किसी को घसीटकर पहाड़ की तरफ ले जाया गया हो। उसी पल मेरी पीठ पर जोरदार झटका लगा। मैं सड़क पर गिर पड़ा। सामने खड़ी थी वही औरत। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था, आधा जला हुआ, आधा जमा हुआ। आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन। उसने कहा, तुम रुके, लेकिन देर से। मैंने कांपती आवाज में पूछा, शकील कहाँ है? उसके होंठ हिले। जैसे मैं थी वैसे। मेरे चारों तरफ सड़क बदलने लगी। वही हाईवे, लेकिन टूटे हुए ट्रक, पलटी बसें, खून से सनी बर्फ। हर तरफ लोग खड़े थे, बिना आंखों के, बिना आवाज के। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे समझ आ गया कि ये जगह सड़क नहीं है, ये उन लोगों की आखिरी याद है जो यहां मरे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजी। किसी ने मेरा नाम लिया। पीछे देखा तो वही ढाबे वाला खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अगर इसे मुक्त करना है तो इसकी कहानी पूरी करनी होगी। मैंने पूछा, कैसे? उसने इशारा किया, खाई की तरफ। खाई के पास एक पुराना क्रॉस और टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। वहीं औरत वहां खड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उन चूड़ियों को उठाया और जोर से कहा, तुम्हें किसी ने नहीं छोड़ा था, गलती हमारी थी। उसके चेहरे पर पहली बार कुछ बदला। आंसू बहे, काले ठंडे। चीख के साथ वो पीछे हटी और हवा में घुलने लगी। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सड़क वापस सामान्य थी। शकील का ट्रक गायब था, सिर्फ उसका मोबाइल मेरे हाथ में था। सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि शकील का ट्रक नीचे खाई में मिला है। कई दिन पुराना हादसा लग रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात के बाद मेरे ट्रक के रेडियो से कभी कभी वही फुसफुसाहट आती है। अब गुस्से में नहीं, चेतावनी में। शकील की मौत के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी की, बयान लिया, लेकिन मैंने आधा सच ही बताया। आधा सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाला उसे पागलपन समझे। शकील के घर वालों से मिलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। हर रात उसकी आवाज कानों में गूंजती, भैया। नींद अब दुश्मन बन चुकी थी। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन सड़क ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जिस भी शहर में जाता, रात होते ही वही सपना आता। कश्मीर हाईवे, बर्फ, खाई और वो औरत जो अब दूर खड़ी रहती थी, जैसे मुझे देख रही हो। उसका चेहरा अब उतना भयानक नहीं था, लेकिन आंखों में अधूरापन था। एक रात उसने सपने में साफ कहा, सब मुक्त नहीं हुए हैं। मैं घबराकर उठा। उसी सुबह मुझे ट्रांसपोर्ट यूनियन के एक पुराने ड्राइवर का नंबर मिला। नाम था गुलाम नबी। लोग कहते थे उसने कश्मीर हाईवे के हर भूतिया किस्से को अपनी आंखों से देखा है। मैं उससे मिलने अनंतनाग पहुंचा। बूढ़ा था, लेकिन नजर तेज। उसने मुझे देखते ही कहा, तू लौट आया है, इसका मतलब बोझ अभी बाकी है। मैंने उसे सब बताया। उसने चुपचाप सुना, फिर बोला, वो औरत अकेली नहीं थी। उस रात बस में और भी लोग थे। कुछ आत्माएं आज भी उसी रास्ते पर अटकी हैं। तूने एक को शांति दी, लेकिन बाकी अभी भटक रही हैं। मेरे सीने में डर फिर से जाग उठा। मैंने पूछा, मेरा इससे क्या लेना देना? उसने जवाब दिया, क्योंकि तूने देख लिया। जिसने देख लिया वही रास्ता खोल सकता है। उस रात गुलाम नबी मुझे एक सुनसान दरगाह पर ले गया, जो हाईवे से थोड़ा हटकर थी। हवा में अगरबत्ती और बर्फ की गंध मिली हुई थी। उसने कहा, अगर तूने ये रास्ता छोड़ा तो ये साए तुझे हर जगह मिलेंगे। जैसे ही उसने दुआ शुरू की, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। इस बार ठंड नहीं थी, भारीपन था, कई लोगों का, जैसे दर्जनों सवारियां एक साथ चढ़ गई हों। मेरे कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, रोना, चीख, ब्रेक की आवाज, टायर फिसलने की। मेरा सिर फटने लगा। गुलाम नबी ने चिल्लाकर कहा, डर मत, देख। मैंने आंखें खोली। सड़क सामने थी, लेकिन वो रात नहीं थी। वो वही पुरानी रात थी जब बस खाई में गिरी थी। मैं वहां खड़ा सब देख रहा था। ड्राइवर ब्रेक मार रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, और वही औरत अपने पति को पकड़कर रो रही थी। अगले पल सब अंधेरे में डूब गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। गुलाम नबी ने मुझे उठाया और कहा, अब तू जान गया। ये सड़क हादसा नहीं थी, ये लापरवाही थी, और जब तक कोई इसे मानेगा नहीं, आत्माएं चैन नहीं पाएंगी। मैं समझ गया कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये सच की कीमत थी। और वो कीमत अब मुझे चुकानी थी। गुलाम नबी की बातों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। जो कुछ मैंने देखा था वो सिर्फ आत्माओं की भटकना नहीं थी, बल्कि एक दबाया हुआ सच था। उसने मुझे बताया कि जिस बस हादसे को ड्राइवर की गलती बताया गया था, असल में वो रात सामान्य नहीं थी। उस रात सड़क पर कोई चेतावनी नहीं थी, कोई बैरिकेड नहीं, जबकि ऊपर से लगातार बर्फ पिघल रही थी। कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन फाइलें कभी आगे नहीं बढ़ीं। लोग मरे और मामला बंद हो गया। अगले दिन मैं उसी पुराने पुलिस थाने पहुंचा, जहां उस हादसे की एफआईआर दर्ज हुई थी। रजिस्टर निकालते समय हवलदार के हाथ कांप गए। उसने कहा, ये फाइल मत खोलो, ये रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैंने अंदर की फोटो देखी, बस, खाई, टूटी हुई सीटें, तो एक तस्वीर पर मेरी नजर टिक गई। उसी औरत की फोटो थी जो मैंने सड़क पर देखी थी। नाम लिखा था नूर जहां। उस रात मैं अकेले ही बनिहाल की तरफ निकला। इस बार डर नहीं था, बस भारीपन था, जैसे कोई मुझे ढकेल रहा हो। हाईवे पर पहुंचते ही रेडियो चालू हो गया, लेकिन इस बार आवाज साफ थी, कई लोगों की एक साथ। देख, अब देख। मुझे समझ आ गया। नूरजहां के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। एक और है जो कभी खाई में नहीं मिला। मैं जानता था कि बात किसकी हो रही है। बस हादसे की रिपोर्ट में एक नाम हमेशा अधूरा था, एक आदमी जिसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे वो बह गया, कुछ कहते थे जानवर खा गए,
लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गुलाम नबी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सबसे ज्यादा खतरनाक वही आत्मा होती है जिसे कभी अपना अंत नहीं मिला। उसी रात मैं दोबारा बनिहाल के उस मोड़ पर पहुंचा। सड़क पर नए बैरिकेड लगे थे, चेतावनी बोर्ड चमक रहे थे, लेकिन हवा में अब भी वही बोझ था, जैसे पहाड़ सांस रोककर मुझे देख रहे हों। ट्रक से उतरते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। इस बार कदमों की आवाज साफ थी, भारी, असंतुलित। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। अचानक सामने सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। मैले कपड़े, खून से सनी जैकेट, सिर झुका हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा देखते ही मेरी रूह कांप उठी। आधा चेहरा पत्थरों से कुचला हुआ था, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। उसने मुंह खोला। मुझे किसी ने देखा ही नहीं। मैं समझ गया यही था वो लापता यात्री, वही आत्मा जो न खाई में मिली न रिकॉर्ड में पूरी हुई। वो नूरजहां की तरह शांत नहीं था, उसके चारों तरफ गुस्सा तैर रहा था। हवा तेज हो गई, बैरिकेड अपने आप हिलने लगे, ट्रक के शीशे कांपने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, सब भाग गए, कोई नहीं रुका। मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैंने गिरते हुए जमीन पकड़ ली। तभी पीछे से कई हल्की रोशनी जैसी आकृतियां दिखीं, वही आत्माएं जो पहले शांत हो चुकी थीं। नूरजहां भी उनमें थी। उसने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब उसे भी देख लिया गया है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम अकेले नहीं हो, अब सब जानते हैं। उस आदमी का चेहरा बदलने लगा, गुस्सा दर्द में बदल गया। उसने आखिरी बार सड़क की तरफ देखा, जैसे अब उसे यकीन हो गया हो कि कोई अगली बार रुकेगा। एक तेज हवा चली, सारी परछाइयां बिखर गईं, सड़क फिर सामान्य हो गई। मैं अकेला खड़ा था, पसीने में भीगा हुआ। मोबाइल देखा, सुबह हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, पुराने हादसे के स्थान के पास मानव अवशेष मिले। फाइल दोबारा खोली गई, लापता यात्री का नाम अब मृत की सूची में दर्ज किया गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कश्मीर हाईवे ऐसी जगह नहीं है जो सब कुछ यूं ही जाने दे। क्योंकि कुछ हफ्तों बाद रात के समय जब मैं किसी और रूट पर ट्रक चला रहा था, रेडियो पर वही आवाज आई। लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक वाक्य था, अब रास्ता सुरक्षित है, अभी के लिए। मैं समझ गया कि ये कहानी खत्म होने से पहले एक आखिरी सच बाकी है, और वो सच मेरे अपने बारे में है। रेडियो से आया वो वाक्य, अब रास्ता सुरक्षित है, अभी के लिए, मेरे दिल में अटक गया। मैं समझ गया था कि ये आखिरी चेतावनी है, कोई तसल्ली नहीं। उस रात में किसी और रूट पर था, लेकिन ट्रक चलाते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ मेरे साथ साथ चल रहे हों। हर मोड़ पर वही एहसास, कोई देख रहा है, कोई गिन रहा है। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन शांति अक्सर तूफान से पहले आती है। एक शाम मैं ट्रक साफ कर रहा था कि सीट के नीचे से मुझे एक पुरानी चीज मिली, एक फटा हुआ बस टिकट। तारीख वही थी, वही हादसे की रात। मेरे हाथ कांप गए। ये टिकट मेरे ट्रक में कैसे आया? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसी रात सपना आया। इस बार सड़क नहीं थी, एक खाली कमरा था जिसमें सिर्फ मैं और एक आईना था। आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन चेहरा मेरा नहीं था। वही आदमी था जो पार्ट 8 में सामने आया था, वही लापता यात्री। उसने आईने के भीतर से कहा, तू भी उस रात था। मैं चीख कर उठा, यादें जैसे जबरन दिमाग में घुस आईं। उस रात, हादसे वाली रात, मैं भी उसी हाईवे पर था। सालों पहले एक नया ड्राइवर, जल्दी में। मुझे याद आया एक बस खड़ी थी, लोग हाथ हिला रहे थे। मैं रुका नहीं था, मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया था। डर नहीं था, सिर्फ जल्दी थी। मेरे घुटने जवाब दे गए। तो क्या वो आत्माएं मुझे यूं ही नहीं मिली थीं? क्या मैं भी दोषी था? अगली सुबह मैं खुद उसी मोड़ पर पहुंचा, अकेला, बिना ट्रक के। मैंने सड़क के बीच खड़े होकर जोर से कहा, हाँ, मैं नहीं रुका था। हवा अचानक ठंडी हो गई, सामने आईना सा धुंधला साया उभरा। वही आदमी, इस बार गुस्से में नहीं था, उसने सिर्फ देखा। मैंने कहा, माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं गलत था। लंबी खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया, पहली बार, और बोला, कह देना ही काफी था। साया धीरे धीरे घुल गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ छाती से उतर गया हो। लेकिन साथ ही एक और सच्चाई सामने थी। कुछ रास्ते माफी के बाद भी याद रखते हैं। उस दिन के बाद मैंने एक काम शुरू किया। हर उस मोड़ पर जहां हादसे होते हैं मैं रुकता हूं, ड्राइवरों को चेतावनी देता हूं, कहानी नहीं बताता, बस कहता हूं यहां धीरे चलो। क्योंकि अगर कोई एक जान भी बच जाए तो शायद कश्मीर हाईवे को एक आत्मा कम ढोनी पड़े। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां तब खत्म होती हैं जब बताने वाला भी खामोश हो जाए। मैंने सोचा था कि सच कबूल करने के बाद सब खत्म हो जाएगा, आत्माएं शांत हो जाएंगी, सड़क मुझे भूल जाएगी।
लेकिन कश्मीर हाईवे किसी को पूरी तरह छोड़ता नहीं है, वो सिर्फ इंतजार करता है। 1 साल बाद की बात है। मैं अब ट्रक कम चलाता था, ज्यादातर नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता था। उस रात भी मैं एक नए लड़के को जम्मू से उधमपुर तक का रूट समझा रहा था। नाम था आरिफ, बिल्कुल शकील जैसा, उम्र, आवाज, मासूमियत। दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही हम पहाड़ों की तरफ बढ़े, रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक पुराना न्यूज़ क्लिप, बस हादसे की रिपोर्ट, तारीख, समय, सब वही। आरिफ ने पूछा, सर ये रेडियो अपने आप कैसे चल पड़ा? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मोड़ पास आ रहा था, वही मोड़। मैंने गाड़ी धीमी करने को कहा। आरिफ ने हंसकर कहा, सर अब तो यहाँ सब सेफ है। उसी पल मुझे पीछे सीट पर वजन महसूस हुआ, बहुत हल्का लेकिन मौजूद। मैंने मिरर में देखा, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ मैं खुद था। वही पुराना मैं, जल्दी में, लापरवाह, आंखें चुराता हुआ। तभी मुझे समझ आया, कश्मीर हाईवे की आखिरी सच्चाई यही है कि भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं, जो हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जो हम देखकर भी नहीं देखते, जो हम मानने से इनकार कर देते हैं। मैंने आरिफ से कहा, गाड़ी रोक। उसने तुरंत ब्रेक मारा। पीछे से एक तेज ट्रक गुजरा, बस कुछ सेकंड का फर्क था। अगर हम नहीं रुकते तो वही कहानी फिर दोहराई जाती। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब काफी है। उस रात के बाद रेडियो कभी अपने आप नहीं चला। सपने आना बंद हो गए, पीछे की सीट खाली रहने लगी। आज भी मैं जिंदा हूं, लेकिन हर बार जब कोई ड्राइवर उस मोड़ पर रुकता है, मुझे लगता है किसी आत्मा को थोड़ा चैन मिल गया। अगर आप कभी कश्मीर हाईवे पर सफर करें और रात में अचानक दिल कहे कि रुक जाना चाहिए, तो रुक जाइए, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल नहीं मांगते, इंसानियत भी मांगते हैं। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोष्टी यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।